Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are starting our 15th lecture, and in this lecture we are going to start the topic matrix transformation. In this lecture, first of all, we are going to define a function that is further we call as transformation. और ऐसा फंक्शन है कि जिसमें मैट्रिक्स जो है वो इन्वॉल्व है. एज़ यू ऑल नो कि R2 में हमने वेक्टर्स पढ़े हैं और R3 में भी कुछ वेक्टर्स पढ़े हैं जिनको हमने पहले कहा था कि ये जो R2 में वेक्टर्स हैं ये 2 वेक्टर्स हैं और R3 में जो वेक्टर्स हैं इनको हम 3 वेक्टर्स कह सकते हैं. तो R2 में जो वेक्टर्स हैं उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है कि उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं x और y. इस तरह से हम लिख सकते हैं. इसी तरह से R3 में वेक्टर्स जो हैं वो 3 कंपोनेंट्स के साथ होते हैं x, y, z. ये यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो वेक्टर्स R2 में हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो हम सब जानते हैं कि ये एक वेक्टर है विद सम डायरेक्शन. x वेक्टर है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट विल बी x कंपोनेंट एंड सेकंड इज़ y कंपोनेंट. यानी x कंपोनेंट का क्या मतलब है कि ओरिजिन से x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, कितना ये फैक्टर आगे बढ़ा हुआ है. और इसी तरह से जो y कंपोनेंट है वो ओरिजिन से y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये इसका y कंपोनेंट है. जो R3 में वेक्टर्स हैं उनके 3 कंपोनेंट्स हैं. x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस. 3 डायरेक्शंस हैं यहाँ पर. तो जो x वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 कंपोनेंट्स होंगे x, y और z. ठीक है. Now let's come on example 1. This is the representation of 2 vectors. u1 is for example 1 2. इसके 2 component हैं. u2 is -2 1 and u3 is 0 1. These are in 2-dimensional coordinate Cartesian coordinate system और rectangular coordinate system. और ये जो इन वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर फिगर में शो की हुई है. Here we can see v1, v2 और v3 जो हैं ये 3-dimensional रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर्स हैं और इनके 3 कंपोनेंट्स हैं. तो v1, v2 और v3 को हमने x, y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस किया है. u1, u2 और u3 को क्योंकि इनके 2 कंपोनेंट्स हैं इसलिए इनको x और y जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंट किया. अच्छा, अब in this lecture we are going to start the matrix transformation. तो matrix transformation जैसा कि मैंने बताया कि ये फंक्शन ही है लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई मैट्रिक्स इन्वॉल्व है. If A is an m by n matrix and u is an n vector, then the matrix product AU is an m vector. A function f mapping Rn into Rm is denoted by f is from Rn to Rm. A matrix transformation is a function f from Rn to Rm defined by f of u is equal to AU. The vector f of u in Rm is called the image of u and the set of all images of the vectors in Rn is called the range of f. Although we are limiting ourselves in this section to matrices and vectors with only real entries, यानी इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात नहीं कर रहे बल्कि सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं. एग्जांपल 2 पे आते हैं. Let f be the matrix transformation defined by f of u is equal to 2 4 3 1 and u. यानी ये जो f of u is equal to a of u, ये a मैट्रिक्स जो है ये गिवन है. The image of u 2 1 is f of u is equal to 2 4 3 1. f of u हमें पता है कि a of u है. तो u जो वेक्टर है अगर ये 2 1 हो तो इसको यहाँ पे रखेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 2 multiplied by 2 is 4 and 4 multiplied by -1
इज़ -4, सो 4 - 4 इज़ 0, और सेकेंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6, -1 is 5, एंड द इमेज ऑफ 1 2 इज़ 10 5। तो इसी तरह से हम 1 2 का इमेज भी देख सकते हैं कि वो क्या होगा। इमेज का मतलब क्या है कि जो फंक्शन किसी भी वेक्टर u के ऊपर ऑपरेट करता है थ्रू दिस मैट्रिक्स A, तो जब A मैट्रिक्स को हम उस वेक्टर u के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, आउटपुट जो आती है, दैट इज़ द इमेज ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि हमने 2 - 1 का इमेज जो है वो कहा कि 0 5 है, इसी तरह से हमने जब देखेंगे 1 2 का जो इमेज है वो 10 5 आएगा। ठीक है। B part is let A is equal to 1 2 0 1 - 1 0 and consider the matrix transformation defined by f of u is equal to A of u. Then the image of 1 0 1, तो एक हमारा वेक्टर है 1 0 1, तो 1 0 1 का जो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि A मैट्रिक्स जो है 1 0 1 पे कैसे इफेक्ट करता है। उसने कहा है कि ये 1 2 है, हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। द इमेज ऑफ 0 1 3 इज़ 2 2 एंड द इमेज ऑफ -2 1 3 इज़ 0 0, तो इनको वेरीफाई करना है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू वेरीफाई कि हम इस मैट्रिक्स के साथ 1 0 1 को यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में रख लें और मल्टीप्लाई करें। पहली रो पहले कॉलम, एक ही कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एंट्री आएगी 1, यानी 1 + 0 + 0 इज़ 1, और सेकेंड रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 0 + 1 2, तो ये हमारा जो इमेज है ये 1 2 आता है। इसी तरह से बाकियों को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनके इमेजेस यही हैं जो गिवन है, 2 2 है या 0 0 है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। ये जो इमेज है इसी को हम रेंज भी कह सकते हैं, यानी फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं या जो इमेज आ रहे हैं, जो भी हमने इसमें वेक्टर दिया और वेक्टर को मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट किया और जो आपका रिजल्ट आया वो क्या है, वो आउटपुट है या रेंज है या इमेज है, मतलब एक ही है। एग्जाम्पल 3 पे लेट A इज़ 1 2 -2 3 एंड कंसिडर द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय f of u इज इक्वल टू A of u. डिटर्मिन इफ द वेक्टर W इज़ 4 - 1 इज़ इन द रेंज ऑफ f. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है कि जो W वेक्टर है वो रेंज को बिलोंग करता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास है f of u इज इक्वल टू AU, A इज़ गिवन मैट्रिक्स, और इसके साथ हमने U गिवन नहीं है बल्कि जो आउटपुट है वो गिवन है। ठीक है, यानी A ऑफ U की वैल्यू आ रही है 4 - 1। ठीक है, या A ऑफ V की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर कोई वेक्टर ले लें, U ले लें या V ले लें, अगर इसने यहाँ पर V ले लिया, V1 V2 दो कंपोनेंट्स हैं इसके, तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, A वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, A V इज़ इक्वल टू आपका ये जो भी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है V1 + 2V2, और फिर दूसरी रो पे जाएं तो -2V1 + 3V2। तो ये हमारा A-V वेक्टर आ जाता है, या अगर हम U ले लेते हैं, U भी हम ले सकते हैं, तो U1 और U2 उसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, तो ये इक्वल टू आएगा, हमारा ये जो आउटपुट वैल्यू आ रही है वो उसने दे दी है 4 - 1 है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली लीनियर सिस्टम बन गया है, जिसको हम सॉल्व करेंगे V1 और V2 के लिए, तो हमारे पास V वेक्टर जनरेट हो जाएगा या U वेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि दो इक्वेशंस आ रही हैं। पहली इक्वेशन को अगर हम +2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर लें दोनों इक्वेशंस को, तो V1 इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और V2 की वैल्यू आएगी 1, और V2 की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो ये V1 भी एवेल्यूएट हो जाएगा। सो वी कैन से तो कि जो वेक्टर है वो 2 1 है। इट मीन्स कि अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर मिल गया है जिसके ऊपर फंक्शन या ये मैट्रिक्स ऑपरेट करने से आउटपुट जो है वो गिवन आ जाती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये रेंज में ही बिलोंग करता है, 4 - 1। ठीक है, यानी इनपुट हमें मिल गई है यहाँ से कि क्या ऐसा वेक्टर है जिसके ऊपर ये मैट्रिक्स ऑपरेट करेगा, तो आउटपुट जो है वो 4 - 1 आएगी। देयरफॉर वी कैन से कि ये किसी रेंज का कोई एलिमेंट है या
ये किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो 2 1 है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। लेट फंक्शन f is from R2 to R2 be a matrix transformation defined by f of u is equal to 1 0 and 0 minus 1 u. Thus if u is the element xy then f of u will be क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ये जो इसने मैट्रिक्स दिया है ये एक अगर ये ख़ास मैट्रिक्स ले लें यानी 1 0 और 0 माइनस 1, तो जब हम ये मैट्रिक्स ऑपरेट करेंगे किसी भी एलिमेंट एक्स वाई के ऊपर तो वो आ जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी जब हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो ये आ जाएगा एक्स, और जब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो ये आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो अगर इस तरह का मैट्रिक्स लिया जाए 1 0 और 0 माइनस 1 तो हमारी जो आउटपुट आती है या जो रेंज आती है वो x माइनस वाई टाइप की आती है। ठीक है, और R2 से R2 पर अगर ये फंक्शन डिफाइन किया जाए तो इसको कहते हैं, ये एक ख़ास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, या इसका एक नाम रखती है द इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन f कॉल्ड रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस इन R2। यानी आपने कोई वेक्टर u लिया जिसके दो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई, और जब इस वेक्टर u के ऊपर ये मैट्रिक्स ऑपरेट हुआ तो जो आउटपुट आई है वो इस तरह की आई है, यानी x कॉमा माइनस वाई। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखें इसको तो ये अगर x एक्सिस को एक मिरर कंसिडर कर लिया जाए तो ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है, मिरर इसी वेक्टर u को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी x एक्सिस से उसी तरह से डाउनवर्ड को रिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी x कॉमा और y की वैल्यू माइनस वाई हो जाती है। x की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो उतनी रहती है, लेकिन y जो है वो माइनस वाई में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 माइनस 1, अगर ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम अगर इस मैट्रिक्स को ले लें तो ये किसी भी वेक्टर को R2 के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसको आगे भी हम देखेंगे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो रिफ्लेक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल गेम्स और एनीथिंग। मैं इसके ऊपर बात करूँगी। एग्जांपल 5 पे आते हैं। लेट f बी r क्यूब टू r स्क्वायर। r क्यूब से r स्क्वायर पर एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। f ऑफ u अब कहाँ पे है, ये हमारा u जो है ये R3 में है, और ये एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया गया 1 0 0 0 1 0, और ये अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, हम ये R3 में से किसी वेक्टर पे अप्लाई करेंगे, और रिज़ल्ट हमारे पास कैसा आएगा, रिज़ल्ट हमारे पास आएगा R2 में से कोई वेक्टर होगा, तो R2 में वेक्टर कैसा है, ये x और y है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x पहला कंपोनेंट, जब दूसरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड में से उठाया है, u वेक्टर है एक्स वाई जेड में, और इस वेक्टर को ये फंक्शन क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, अगर मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स जो है अगर इस तरह से ले लें 1 0 0 0 1 0, तो ये क्या काम कर रहा है, ये यहाँ से उठा के इस एलिमेंट को लेके जा रहा है 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई में लेके जा रहा है। ठीक है, ये R3 से वेक्टर को कन्वर्ट कर रहा है R2 में, और किस तरह का वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट में, यानी z कंपोनेंट को वो रिमूव कर देता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये 3 से उठा के जब 2 में लेके जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इनटू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, यानी z कंपोनेंट को रिमूव कर दिया उसने। ओके, एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। लेट r क्यूब टू r क्यूब इज सम फंक्शन f बी द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय f of u is r 0 0 0 r 0 and 0 0 r of u, where r is any real number. It is easily seen that f of u is equal to r of u if r is greater than 1, f is called डायलेशन। तो इसको हम कहते हैं डायलेशन। डायलेशन क्या है,
अगर आर की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है तो हम कह रहे हैं कि ये डायलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, आर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आर की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम 0 और 1 के दरमियान, तो इसको हम कहेंगे ये जो फंक्शन एफ है ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, किस तरह से डायलेशन होती है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको भी देख लेते हैं। जी अच्छा, यहाँ पर हम वेक्टर v ले रहे हैं जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं x y z, और ये जो फंक्शन g है ये इसको लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको x y और 0 में कन्वर्ट कर रहा है। किस तरह से करेगा कि मसलन हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें r आ रहा है, ठीक है ना, और आर यू जो है, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डायलेशन है, इसको बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर 0 और 1 के दरमियान है आर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें कि एक फंक्शन डिफाइन किया है 2u, f1u इज इक्वल टू 2u, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ये इसको क्या करेगा, this will make it okay, so if we have the value of vector u, ये एरो तक अगर हम इसको वेक्टर u ले लें तो इसका डबल कर देगा ये 2u की फॉर्म में f1u। तो f1u में r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये इसको क्या कर रहा है, डायलेशन कर रहा है इसमें। और इसी तरह से अगर f2u हमने लिया है, यानी जो पहले वेक्टर था u, इसको अगर हाफ कर रहा है, r की वैल्यू 1/2 है, यानी 0 और 1 के दरमियान है, तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है या इसको श्रिंक कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी g ऑफ u इज़ R0 0 R u, यानी ये क्या करेगा, g ऑफ u की वैल्यू R ऑफ u है, यानी R, इसमें भी इसी तरह से ही होगा कि R अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डायलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर को जो है वो एक्सटेंड कर देगा, और अगर 0 और 1 के दरमियान है R तो वो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन वेक्टर कहाँ रहेगा, वेक्टर R2 में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। What is this doing? Suppose that we rotate every point in R2 counterclockwise through an angle phi about the origin of a rectangular coordinate system. ठीक है, हर पॉइंट को R2 के अंदर जो है उसको हम रोटेट कर रहे हैं through an angle phi. Thus, if the point P has coordinate xy, then after rotating we get the point P dash with the coordinates x dash, y dash. To obtain a relationship between the coordinates of P dash and those of P, we let u the vector xy, which is represented by the directed line segment from the origin to pxy. इसमें फिगर में हम देखते हैं, let theta be the angle made by u with the positive x axis. ठीक है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस से हमारा जो थीटा है वो ये एंगल है। ओके तो अगर हम किसी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दें विद सब एंगल फाई, तो फिर क्या होता है, वो जो पॉइंट P है वो मूव करके चला जाता है P डैश पॉइंट के ऊपर x डैश y डैश कोऑर्डिनेट्स के साथ, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R जो है वो जो लाइन है टोटल उसकी O से अगर P तक एक लाइन ड्रॉ की करें तो जो उसकी लेंथ है वो R से रिप्रेजेंट हो रही है। और हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो OP की लेंथ है, यहाँ से हम अगर एंगल थीटा ले रहे हैं
तो हम cos थीटा, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें u के हेड से x एक्सिस पे, तो ये जो थीटा है यहाँ से हम साइन थीटा, और ये अगर इसकी लेंथ r है और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ r साइन थीटा, और ये जो x एक्सिस पर जो इसकी x डिस्टेंस है x, तो इसको हम कह सकते हैं r cos थीटा। ठीक है, एज यू नो कि दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस r, दैट इज x। तो x ओवर r दैट इज द cos थीटा, ये x डिस्टेंस है और ये r है, इसी तरह से ये y डिस्टेंस है और ये r है, तो इसी तरह हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं y ओवर r। तो फ्रॉम देयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब जो उसकी बाद वाली पोजीशन है, जो पॉइंट ने मूव करके वो p डैश x डैश y डैश पे चला गया है, तो जो बाद वाली उसकी पोजीशन है उसको हम लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू r cos थीटा, भी मूव करके वो थीटा प्लस फाई पे चला गया है, और y डैश विल बी इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाई। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लें, यानी x डैश की फाइनल वैल्यू एवेल्यूएट कर लें, यानी हम यहाँ पे हमें पता है कि cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसको हम ओपन करके लिख सकते हैं cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसी तरह से y डैश में साइन थीटा प्लस फाई को भी ओपन करके लिख सकते हैं। अब हम इसमें जो 1 से वैल्यू है, x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है r साइन थीटा, तो हम यहाँ पर x और y की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। r cos थीटा की जगह पर x लिख लें तो x cos फाई माइनस इसी तरह से r साइन थीटा की जगह पर y लिख लें y साइन फाई, और y डैश की वैल्यू भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं x साइन फाई प्लस y cos फाई। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, अगर हम इनको x और y के लिए सॉल्व करें, हम समझें कि x और y अननोन्स हैं, तो x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें इन दोनों को सॉल्व करने से, तो वो हम ये लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू x डैश cos फाई प्लस y डैश साइन फाई, और y इज़ इक्वल टू माइनस x डैश साइन फाई प्लस y डैश cos फाई। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं p डैश के इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, और ये हमारी यानी किसी भी पॉइंट को मूव करके, अगर रोटेट करके हम उसको मूव करवा रहे हैं, तो ये जो हमारी यूज़ होती हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि this type of rotation is used to simplify the general equation of second degree ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f is equal to 0, and substituting for x and y in terms of x dash and y dash। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ अगर x की पुट कर दें, जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है फाइनली x और y की वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश यहाँ पे अगर रखें तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और द की पॉइंट इज़ टू चूज़ फाई सो दैट b डैश इज इक्वल टू 0। वंस दिस इज़ डन वी माइट नाउ हैव टू परफॉर्म अ ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। We identify the general equation of second degree is a circle, ellipse, hyperbola, parabola or a generate form of one of these. This topic is treated from a linear algebra point of view in section। आगे भी इसको सॉल्व किया। तो हम यहाँ पर जो बताना चाह रही हूँ मैं कि जो फंक्शन है, यानी हमने किसी भी पॉइंट को मूव किया है, उसको रोटेट करके किसी एंगल के थ्रू उसको रोटेट करके किसी और पॉइंट पर मूव करके ले गए हैं। तो इस तरह की जो रोटेशन है इसको हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग सम मैट्रिक्स। तो f ऑफ एक्स वाई, यानी अगर हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें R2 से R2 में, तो ये फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई पे अप्लाई होगा, और ये एक जो मैट्रिक्स है ये रोटेशन के लिए यूज़ होता है, cos फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई एंड cos फाई। ये एक्स वाई पे ऑपरेट करेंगे तो ये इसको एक्स वाई को मूव करके x डैश वाई डैश पे ले जाएगा।
ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये x cos फाई माइनस वाई साइन फाई, और इसी तरह से x साइन फाई प्लस y cos फाई। तो ये एक रोटेशन आ गई है उसकी, x और y पॉइंट को रोटेट हो गए हैं ये थ्रू द एंगल फाई। और जो फाइनल पोजीशन है वो x डैश y डैश है, तो हम इसको इक्वल टू x डैश y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, जिस तरह से हमने डायलेशन पढ़ी है, जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी है, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी है, ठीक है ना, और ये हमारी रोटेशन आ जाती है R2 से R2 में। ठीक है, ये बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज है 1.6, ये जो हमने आज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की है उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनके आपने प्रॉब्लम्स देख लेने हैं। ठीक है, और इसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं उसके अंदर किस तरह से ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, रोटेशन कैसे होती है, उसमें किसी बॉल को मूव करवाना हो, सर्कल में मूव कराना हो, एंगुलर मोशन हो उसकी बॉल की या स्ट्रेट मोशन हो, तो किस तरह से ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, दैट इज़ एंड फॉर नाउ।